नमस्कार साथियों, मैं हूं वरुण कुमार झा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। शुरू करते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, पीएमएल अधिनियम 2002 के अनुसार 2005 से मनी लॉन्ड्रिंग प्रभावी रूप से दंडनीय है। विकल्प 1, 3 से 7 वर्ष का कठोर कारावास। दूसरा विकल्प है 5 लाख का जुर्माना। तीसरा विकल्प इनमें से कोई नहीं। चौथा विकल्प 1 और 2 दोनों। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 से 7 वर्ष के कठोर कारावास और 5 लाख जुर्माना का प्रोविजन है, इसलिए इसका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों। भारत में बीमा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में बीमा अधिनियम 1938 में पारित किया गया था। यह देश का पहला बीमा के क्षेत्र में बनाया गया कानून था, जो भारतीय लोगों के हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया पहला कानून था। तो इसका सही जवाब होगा 1938। प्रश्न 3, प्रकटीकरण का कर्तव्य उत्पन्न होता है पॉलिसी की शुरुआत से पहले, पॉलिसी के प्रारंभ होने के साथ ही, पॉलिसी शुरू होने के साथ, जब तक पॉलिसी जारी रहती है, या ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है। उबा रीमा फीडस, जिसका अर्थ होता है अटमोस्ट गुड फेथ। तो पॉलिसी शुरू होने से पॉलिसी समाप्ति तक प्रकटीकरण का कर्तव्य उत्पन्न रहता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा पॉलिसी शुरू होने के साथ, जब तक पॉलिसी जारी रहती है, विकल्प 3। प्रश्न 4, वारंटी क्या है? किसी पॉलिसी में स्पष्ट रूप से बताई गई शर्त। विकल्प 2, पॉलिसी के मान्य नियमों का अनुपालन करने की शर्त। विकल्प 3, 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों। वारंटी किसी पॉलिसी में स्पष्ट रूप से बताई गई शर्त, और दूसरा पॉलिसी के नियमों का अनुपालन है। प्रश्न 5, एक पूर्ण रूप से भरे प्रस्ताव पत्र में इनमें से किसकी जानकारी नहीं देता है? पहला, बीमा धारक का विवरण। दूसरा, विषय वस्तु का विवरण। पड़ोसियों का विवरण और भौतिक सुविधाओं का विवरण। तो प्रस्ताव पत्र में हमारे व्यक्तिगत और हमारी भौतिक वस्तुओं का जानकारी हो सकता है, लेकिन हमारे पड़ोसी से प्रस्ताव पत्र का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा पड़ोसियों का विवरण। प्रश्न, दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार कंपनी को प्रस्ताव को कितने दिनों के भीतर संशोधित करना होगा? पहला, कभी भी नहीं। दूसरा, 1 सप्ताह के भीतर। तीसरा, 1 दिन में। चौथा, 15 दिनों के भीतर। तो दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार कंपनी को प्रस्ताव को कितने दिनों के भीतर संशोधित करना होगा? तो यह 15 दिनों के अंदर कंपनी को प्रस्ताव में संशोधन करने का अधिकार है। प्रश्न 7, एक दस्तावेज जो बीमा के अनुबंध का प्रमाण प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? पॉलिसी बॉन्ड या पॉलिसी? अनुबंध का जो प्रमाण होता है, पॉलिसी दस्तावेज या पॉलिसी बॉन्ड जिसे बोलते हैं। तो पहला उत्तर जो है विकल्प 1 जो है पॉलिसी, दूसरा कवर नोट, तीसरा प्रपोजल, चौथा बीमा का प्रमाण पत्र। तो सही जवाब होगा पॉलिसी दस्तावेज या पॉलिसी बॉन्ड। प्रश्न 8, एजेंट के लाइसेंस का नवीनीकरण संस्थान द्वारा कितने वर्ष में किया जाता है? प्रत्येक वर्ष, 5 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद और 15 वर्षों के बाद। तो सही जवाब होगा 3 वर्षों के बाद। प्रश्न 9, ग्राहक जीवन मूल्य का क्या अर्थ होता है? ग्राहक को उसके जीवन काल में सेवा प्रदान कराने के दौरान किए गए खर्चों का योग। ग्राहक जीवन मूल्य, कस्टमर लाइफ वैल्यू का क्या अर्थ होता है? इससे पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जिसके जनक थे प्रोफेसर एस एस हेवनर, जिसने किसी मानव के जीवन वैल्यू के बारे में बताया था कि कोई व्यक्ति का फिनेंशियल वैल्यू कितना होता है। यहाँ प्रश्न 9 में पूछा गया है कि ग्राहक के जीवन का मूल्य क्या है। तो
पहला विकल्प है ग्राहक को उससे जीवन काल में सेवा प्रदान के दौरान की गई खर्चों का योग। दूसरा है ग्राहक द्वारा दी गई रैंक। तीसरा है ग्राहक के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किए जाने वाले आर्थिक लाभों का योग। तो इसका सही जवाब होगा प्रश्न 9 का 3, ग्राहक के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किए जाने वाले आर्थिक लाभों का योग। ग्राहक जीवन मूल्य, एक व्यक्ति को जब हम एक बीमा पॉलिसी बेचते हैं और उसके साथ एक पर्सनल रिलेशन डेवलप करते हैं तो वो हमारा दोबारा हमसे बीमा लेता है, अपने पुत्र के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपनी पत्नी के लिए, और जितनी बार वो हमसे बीमा खरीदता है उतनी बार हमारा आर्थिक फायदा होता है। इसलिए ग्राहक जीवन मूल्य का मतलब होता है ग्राहक के साथ एक लंबा संबंध बनाकर आर्थिक लाभों को प्राप्त करना। प्रश्न 10, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किसे उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? निजी इस्तेमाल के लिए वस्तु एवं सेवाएं किराए पर लेता हूं। तो जो भी सेवाएं या वस्तु हम इंडिविजुअल यूज के लिए करते हैं वो उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 के अंतर्गत आता है। तो पहला जवाब जो है बिल्कुल सही है। और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं आता है। दूसरा है एक व्यक्ति जो पुनः विक्रय के उद्देश्य के लिए सामान की खरीद करता हो, मतलब दुकानदार। दुकानदार चूंकि उपभोक्ता नहीं होता है इसलिए वो इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा विकल्प 2। विकल्प 3 को भी देख लेते हैं। एक प्रतिफल के लिए वस्तु और सेवाओं को खरीदता है और उसका उपयोग करता है। दूसरा सेवाओं का उपयोग करता है। तो जैसा मैंने पहले सवाल में ही बताया कि अगर कोई व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है तो वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है। इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर होगा कि अगर विक्रय करने के उद्देश्य से कोई वस्तु या सेवाओं का उपयोग किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न 11, स्वास्थ्य संबंध बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? स्वस्थ संबंध बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? स्वस्थ संबंध का मतलब होता है गुड रिलेशनशिप। अच्छा रिलेशनशिप कब होगा? जब आकर्षण होगा, विश्वास होगा, संचार होगा या संदेहवाद होगा। तो इसका आंसर होगा संदेहवाद, क्योंकि क्या कर रहा है कि गुड रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गुड रिलेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहला तो ट्रस्ट, तो दूसरा क्या है? आकर्षण, एक दूसरे के प्रति इंट्रैक्शन होना चाहिए। और तीसरा क्या है? संचार, मतलब कम्युनिकेशन। और संदेह, अगर किसी रिलेशनशिप में संदेह होगा तो क्या वो स्वस्थ रह सकता है, क्या वो अच्छा रिलेशन होगा? तो इसका सही विकल्प जो होगा वो विकल्प 4 होगा। अगर संदेहवाद आ गया किसी भी रिलेशन में तो उसका टूटना निश्चित है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण का तत्व नहीं है? सक्रिय श्रवण मतलब गुड लिसनर। तो पहला ध्यान पूर्वक सुनना। तो ध्यान पूर्वक सुनना जो है सक्रिय श्रवण का तत्व नहीं है। दूसरा क्या है? अत्याधुनिक न्यायपूर्वक होकर सुनना। तीसरा है सहानुभूति पूर्वक सुनना। और चौथा है उचित जवाब देते हुए सुनना। तो सक्रिय श्रवण का, गुड लिसनर का जो तत्व है, अत्यधिक न्यायपूर्ण होकर सुनना। जैसे अगर हमारा कोई कस्टमर है और वो अपनी बातें बता रहा है तो हम उसको पहले क्या करेंगे? ध्यान पूर्वक सुनेंगे। दूसरा क्या, तीसरा विकल्प क्या है? सहानुभूति पूर्वक सुनना। जैसे उसने बोला कि हमारे पिता की मृत्यु 68 साल के वर्ष में हो गया या 72 वर्ष में हो गया, तो हम अपनी बीइंग अ इंश्योरेंस एडवाइजर, बीइंग अ गुड लिसनर, हम उस पर सहानुभूति व्यक्त करेंगे कि
आपके पिता की मृत्यु होगी, उसके लिए हमें काफी दुख है, ये एक बड़ा लॉस है आपके परिवार के लिए। और चौथा विकल्प है उचित जवाब देते हुए सुनना। बीच बीच में हामी या अगर कोई जवाब देने लायक सवाल पूछा गया है तो आपको बीच बीच में जवाब भी देना चाहिए, गुड लिसनर का है। लेकिन अत्यधिक न्यायपूर्ण होकर सुनना, जैसे कि 72 वर्ष में मृत्यु होना एक नेचुरल स्वाभाविक घटना है, तो आप ये नहीं कर सकते 72 वर्ष तो जिंदा रहे या मर गए तो क्या हो गया, इससे हमारा रिलेशन क्या हो सकता है या सुनने वालों को क्या लग सकता है, बुरा लग सकता है। तो अत्यधिक न्यायपूर्ण होकर नहीं सुनना। जैसे पॉलिटिकल विचारधारा जो होती है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, और वो अगर पॉलिटिकल बात कर रहा है और हम अत्यधिक न्यायपूर्ण होकर बताएंगे कि फलाना नेता चोर है, तो उसे बुरा लग सकता है और हमारा सेल्स का काम या मार्केटिंग काम जिस काम से भी हम गए हैं वो नहीं होगा। तो एक गुड लिसनर जो है वो अच्छी तरह से सुनता है, सहानुभूति पूर्वक सुनता है और बीच में जवाब देते रहता है, लेकिन अत्यधिक न्यायपूर्ण होकर नहीं सुनना है। तो सही जवाब होगा विकल्प 3। प्रश्न 13, इनमें से कौन सा अमूर्त है? अमूर्त ऐसी वस्तु जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बीमा। घर एक मूर्त वस्तु है, मोबाइल फोन एक मूर्त वस्तु है और जींस एक मूर्त वस्तु है। तो बीमा क्या है? अमूर्त वस्तु है। यह हमें सिर्फ फिनेंशियल सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड देता है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा की गुणवत्ता का संकेतक नहीं है? पहला चतुराई, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा सहानुभूति, चौथा जवाबदेही। तो सेवा की गुणवत्ता जो है वो ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, सहानुभूति पे डिपेंड करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेही पे डिपेंड करता है, चतुराई पे डिपेंड नहीं करता। तो सही जवाब जो होगा प्रश्न विकल्प 1। प्रश्न 15, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित। पहला बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायत, दूसरा दुकानदारों के खिलाफ शिकायत, तीसरा ब्रांड के खिलाफ शिकायत, चौथा बीमा कंपनी ब्रांड और दुकानदार के खिलाफ शिकायत। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो वस्तु और सेवा का उपयोग करता है वो उस कंपनी के खिलाफ, ब्रांड के खिलाफ या दुकानदारों के खिलाफ अपनी शिकायत कर सकता है। तो सही विकल्प जो होगा विकल्प 4। प्रश्न 16, ग्राहक के साथ संबंध बनाने के लिए पहला प्रभाव किसका पड़ता है? आत्मविश्वास का, समय पे आने का, अपनी रुचि दिखाने का, समय पे पहुंचकर अपनी रुचि एवं भरोसा दिखाकर। ग्राहक के साथ अगर गुड रिलेशनशिप डेवलप करना है तो आपको पंचुअल होना होगा, आपको समय पे आना होगा। साथ में सेल्स और सर्विस जो भी आपको आपके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसमें आपको अपनी रुचि दिखानी होगी। और तीसरा उस व्यक्ति का भरोसा जीत कर। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 4, समय पर पहुंचकर, अपनी रुचि दिखाकर और भरोसा दिखाकर हम ग्राहक के साथ अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। बीमा बेचते समय नैतिक व्यवहार असंभव है। यह बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि बीमा बेचते समय नैतिक व्यवहार अति आवश्यक है। दूसरा, बीमा एजेंट के लिए नैतिक व्यवहार आवश्यक नहीं है। मैंने पहले जवाब में ही बताया कि बीमा एजेंट के लिए नैतिक व्यवहार जो है वो अति आवश्यक है। विकल्प तीसरा, नैतिक व्यवहार एजेंट और बीमाकर्ता के बीच विश्वास विकसित करने में मदद करता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए प्रत्येक बीमा कंपनी अपना कोड ऑफ कंडक्ट लाता है जो हमारे अभिकर्ता को नैतिक जवाबदेही, नैतिक व्यवहार और जवाबदेही के लिए प्रेरित करता है। चौथा विकल्प है शीर्ष प्रबंधन से ही नैतिक व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। ये भी गलत है। शीर्ष प्रबंधन से लेकर नीचे तक के प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदेही होती है नैतिक व्यवहार बनाए रखने के लिए। प्रश्न 18, निम्न में से किस परिस्थिति में प्राधिकरण द्वारा डुप्लीकेट लाइसेंस जारी की जा सकती है? तो हो जाने पर, निरस्त हो जाने पर, निलंबित हो जाने पर, वापस लिए जाने पर। एक बार अगर आपका लाइसेंस निरस्त हो जाता है तो दोबारा
जारी नहीं किया जा सकता या निलंबित हो जाता है, इस स्थिति में भी दोबारा जारी नहीं किया जा सकता या वापस आपसे ले लिया गया है बीमाकर्ता के द्वारा, बीमा कंपनी के द्वारा, इस स्थिति में भी जारी नहीं किया जा सकता। केवल खो जाने की स्थिति में ही दोबारा डुप्लीकेट लाइसेंस जारी किया जा सकता है। तो सही जवाब होगा खो जाने की स्थिति में। प्रश्न 19, इनमें से सिक्वल शब्द का विस्तार कौन सा है? सिक्वल शब्द एक थ्योरी है जिसके तहत सेवा की गुणवत्ता बढ़ाना होता है। तो पहला है सुपर क्वीन, दूसरा है सेवा की गुणवत्ता, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट और चौथा है 7 प्रश्न। तो इसका सही जवाब होगा सेवा को बढ़ाने वाला थ्योरी। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा बेहतरीन ग्राहक सेवा प्रदान करने में बीमा एजेंट की भूमिका को प्रदर्शित करती है? पहला विकल्प पॉलिसी की बिक्री समाप्त होने पर, दूसरा दावा निपटारा कर देने पर, तीसरा बीमित व्यक्ति से मिलने पर और चौथा विकल्प एजेंट की भूमिका पॉलिसी बेचने से शुरू होती है और अनुबंध अवधि तक जारी रहती है। तो ये जवाब बिल्कुल सही है कि जैसे ही हम एजेंट पॉलिसी बेचते हैं और अनुबंध शुरू हो जाता है और जब तक उस पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं हो जाती है तब तक उसकी भूमिका उस पॉलिसी में बनी रहती है। प्रश्न 21, कार्यस्थल और बाहर दोनों जगह कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ प्रभावी तरीके से बातचीत करने की क्षमता संबंधित है कठिन कौशल से। बिल्कुल गलत जवाब। दूसरा सॉफ्ट स्किल से। तो हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, इसी को हम सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 सॉफ्ट स्किल से, कि हम अपने कार्यस्थल पे और कार्यस्थल के बाहर अपने कर्मचारियों से, अपने ग्राहक से किस तरह से बात करते हैं, इसी को बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। प्रश्न 22, नीचे दिए गए तत्वों में से कौन सा विश्वास को बढ़ावा देता है? संचार मुखरता और उपस्थित होना, विनम्रता, प्रतिज्ञान और संचार, आकर्षण, संचार और उपस्थित होना, चौथा पुष्टि करना, मुखरता और आकर्षण। तो पहला होगा आकर्षण, दूसरा संचार और उपस्थित होना, समय पे उपस्थित होना, क्योंकि मैंने बोला कि एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए पंक्चुअल होना, ऑन टाइम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल और तीसरा आकर्षण। तो सही विकल्प होगा विकल्प 3। प्रश्न 23, ग्राहक के मन में 2 प्रकार की भावना एवं विचार होते हैं जो बीमा कंपनी की ओर से दी जाने वाली सेवाओं में विफलता के साथ उत्पन्न होती है। ये भावनाएं कौन सी? पहला विकल्प है भ्रम और सहानुभूति। तो किसी व्यक्ति को भ्रम और सहानुभूति एक साथ नहीं हो सकता है, तो ये विकल्प जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा विकल्प है बेईमानी और बदला। तो सेवाओं का विफलता, चूंकि पॉलिसी धारक को या ग्राहक को सेवा नहीं मिला तो बेईमानी तो उसके साथ हुआ, तो बेईमानी और बदला ये भी विकल्प बिल्कुल गलत है। तीसरा अज्ञानता और सहानुभूति। तो ये भी भावना नहीं होगा कि भाई हमने अज्ञानता में कर लिया और इसलिए बीमा कंपनी से मेरी सहानुभूति। चौथा विकल्प है अन्याय की भावना और अहंकार पे छू। तो ये बिल्कुल सही है कि उसके लगेगा कि वो ठगा गया है, उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके अहंकार पे उसके चोट होगी, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा विकल्प 4। प्रश्न 24, इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो इसे बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसका सही जवाब होगा उपभोक्ता अधिनियम 1986। ये आपको याद करना होगा क्योंकि उपभोक्ता अधिनियम जो है 1986 में बना था, लागू हुआ। प्रश्न 25, यदि कोई एजेंट आपराधिक गबन का दोषी पाया जाता है तो नियमित व्यक्ति डैश करे। अगर कोई एजेंट आपराधिक गबन का दोषी पाया जाता है तो नियमित व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो उस पॉलिसी को, उस लाइसेंस को रद्द करेगा। वैसे तो बीमा कंपनी
उसकी लाइसेंस को रद्द कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, निरस्त कर देगा। लेकिन नॉमिनी का भी कर्तव्य है कि वह अपनी उस लाइसेंस को रद्द करा दे, उस कोड को टर्मिनेट करा दे। प्रश्न 26, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इनमें से कौन कौन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है? मृत उपभोक्ता की कानूनी रूप से मान्य उत्तराधिकारी। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता का सगा संबंधी या मान्य उत्तराधिकारी जो है वो कानूनी रूप से मान्य होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। कोई भी पंजीकृत उपभोक्ता संघ भी अपनी शिकायत कर सकता है। तीसरा विकल्प है सभी उपभोक्ता। जो भी उपभोक्ता, कोई भी इंडिविजुअल उपभोक्ता जिसने कोई वस्तु या सेवा का उपयोग किया है, वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 27, किस अधिकार के तहत उपभोक्ता के दोषपूर्ण वस्तु या सेवाओं की कमी के मामले में न्याय पाने का अधिकार है? सूचना का अधिकार, चयन करने का अधिकार, सुनने का अधिकार, निवारण का अधिकार। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है निवारण के अधिकार के तहत आता है। इसके तहत वह अपनी वस्तु और सेवा में न्याय के मामले में न्याय पाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत न्यायालय जा सकता है। प्रश्न 28, किसी ग्राहक को अपनी पॉलिसी के संबंध में शिकायत है तो वो किस संस्था के माध्यम से IRDA से संपर्क कर सकता है? तो IGMS के तहत वो अपनी सेवा की शिकायत IRDA से कर सकता है। IGMS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ग्रीवांसेस मैनेजमेंट सिस्टम। I से इंटीग्रेटेड, G से ग्रीवांसेस मैनेजमेंट संरक्षण, जिसके तहत वो अपनी सेवाओं का शिकायत IRDA से कर सकता है। प्रश्न 29, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संबंधित है विकल्प 1 बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत करने के लिए, दूसरा दुकानदारों के खिलाफ शिकायत करने के लिए भी सही है, तीसरा ब्रांड के खिलाफ शिकायत करने के लिए भी सही है, चौथा बीमा कंपनी, ब्रांड और दुकानदार के खिलाफ शिकायत करने। चूंकि इसमें प्रश्न विकल्प 1, विकल्प 2 और विकल्प 3 तीनों विकल्प 4 में आ जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा विकल्प 4 होगा। मतलब एक उपभोक्ता बीमा कंपनी, ब्रांड और दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकता है। प्रश्न 30, किसी व्यक्ति या सेवा जिसका मूल्य 30 लाख रुपए तक है, इस मूल्य के मुआवजे की राशि पर विचार करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? जिला फोरम को। का सही जवाब होगा जिला कोर्ट, क्योंकि ये वस्तु और सेवा से रिलेटेड है इसलिए कोर्ट नहीं होगा, जिला फोरम होगा। 30 लाख तक के लिए जिला फोरम है, 30 लाख से लेकर 1 करोड़ के लिए राज्य आयोग है और 1 करोड़ से अधिक की वस्तु और सेवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग में हम अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो सही जवाब जो होगा जिला फोरम होगा। अभी IGMS पहले भी आया है जिसके माध्यम से IRD को हमने शिकायत कर सकते हैं। फिर प्रश्न 31 में IGMS शब्द का फुल फॉर्म पूछा गया है। I फॉर इंटीग्रेटेड, G फॉर ग्रीवांस, M फॉर मैनेजमेंट, S फॉर सिस्टम। एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, हिंदी में एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली है और इंग्लिश में इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी सेवा का शिकायत IRDA से कर सकता है। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा वैध उपभोक्ता शिकायत का आधार नहीं बन सकता है? पहला, यदि कोई दुकानदार किसी उत्पाद के लिए MRP से अधिक कीमत वसूल रहा है, दुकानदार भी किसी भी श्रेणी में ग्राहक के सर्वोत्तम उत्पाद की सलाह नहीं दे रहा है, तीसरा, दवा की बोतल पर एलर्जी की चेतावनी नहीं दी गई है और दोषपूर्ण उत्पाद है। तो दोषपूर्ण उत्पाद में हम क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं। दवा की बोतल पर एलर्जी का विवरण नहीं है, इस स्थिति में शिकायत कर सकते हैं, इसका आधार बनाया जा सकता है। दुकानदार अगर मूल्य MRP से ज्यादा ले रहा है, इस स्थिति में शिकायत कर रहा है, लेकिन कौन सा पेस्ट हमें यूज करना चाहिए ये ग्राहक हमें दुकानदार सलाह नहीं देता है, इस आधार पे या दुकानदार मेडिकल
में जो दुकानदार है, मेडिकल का जो काम कर रहा है, वो दुकानदार हमें ये सलाह नहीं देता है कि इस दवा के बदले ये दवा लीजिए, तो इस आधार पे हम उससे उसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो सही जवाब होगा, दुकानदार किसी भी श्रेणी में ग्राहक के सर्वोत्तम उत्पाद की सलाह नहीं दे रहा है, तो इसको आधार बनाकर हम उसकी शिकायत नहीं कर सकते। प्रश्न 33, बीमा पॉलिसी से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ग्राहक के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त विकल्प होगा? पहला पुलिस, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, तीसरा बीमा लोकपाल और चौथा जिला अदालत। तो बीमा संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए ग्राहक में निम्नलिखित में से जो विकल्प होगा वो बीमा लोकपाल के माध्यम से वो क्या कर सकता है, अपनी शिकायत कर सकता है। जिला फॉर्म में वस्तु और सेवा दोनों की शिकायत होती है, यहाँ बीमा है इसलिए बीमा लोकपाल सही जवाब। प्रश्न 34, बीमा लोकपाल के पास शिकायत कैसे दर्ज की जाती है? शिकायत लिखित रूप से की जानी चाहिए, शिकायत मौखिक रूप से की जानी चाहिए। विकल्प 3, शिकायत आमने सामने बैठ के की जाती है। विकल्प 4, शिकायत समाचार पत्र में विज्ञापन देकर की जाती है। शिकायत जब भी की जाती है एक लिखित आवेदन के माध्यम से किया जाता है। तो सही विकल्प जो होगा वो विकल्प 1 होगा, बीमा लोकपाल के पास शिकायत लिखित रूप से की जानी चाहिए। प्रश्न 35, बीमा लोकपाल के पास की जाने वाली के पास जाने की समय क्या है? प्रश्न 35, बीमा लोकपाल के पास जाने का समय क्या है? बीमाकर्ता द्वारा शिकायत की स्वीकृति 2 वर्षों के भीतर, बीमाकर्ता द्वारा शिकायत की अस्वीकृति 3 वर्षों के भीतर, बीमाकर्ता के द्वारा शिकायत की अस्वीकृति 1 वर्ष के भीतर, बीमाकर्ता द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 1 महीने के भीतर। अगर कोई बीमा कंपनी किसी ग्राहक की शिकायत को नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो ग्राहक को यह अधिकार है कि वो 1 वर्ष के भीतर, कितने वर्षों के भीतर, 1 ईयर के अंदर वो अपनी शिकायत लेकर बीमा लोकपाल के पास जा सकते। ये जवाब क्या होगा? 1 ईयर। प्रश्न 36, लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए कितने शुल्क और प्रभार देने की आवश्यकता है? पहला विकल्प है 100 रुपये का शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है। दूसरा, कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, मांग की गई राहत का 20% शुल्क, मांग की गई राहत का 20%। यहाँ पे उत्तर में लिखा हुआ है मांग की गई राहत का 20% शुल्क, जो कि बिल्कुल गलत है। सही जवाब होगा कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है और ग्राहक अपनी शिकायत कंपनी के खिलाफ बीमा लोकपाल के पास 1 साल के भीतर कभी भी कर सकते हैं। प्रश्न 37, कोपा का अधिकार क्षेत्र जिला स्तर पर किस राशि तक सीमित है? तो 20 लाख तक का शिकायत हम जिला स्तर पर कोपा के माध्यम से कर सकते हैं। कोपा कोपा का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रश्न 38, क्या एक निजी बीमाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज किया जा सकता है? शिकायत केवल सार्वजनिक बीमाकर्ताओं के खिलाफ शुरू की जा सकती है। गलत जवाब, निजी बीमाकर्ता के खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है। बिल्कुल, निजी बीमाकर्ता के साथ भी शिकायत की जा सकती है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था IRDAI द्वारा विनियमित नहीं होती है? तो बीमा कंपनी बिल्कुल होता है, बीमा कंपनी IRDAI के थ्रू ही रेगुलेट होती है। बीमा एजेंट भी होता है, बीमा कंपनी के कर्मचारी भी होते हैं। कौन नहीं होता है? दलाल नहीं होता है, ब्रोकर नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। प्रश्न 40, बीमा एजेंट प्रतिनिधित्व करता है? ऑब्वियस है, बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। जिस कंपनी का एजेंट होता है वो उस कंपनी को प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। प्रश्न 41, एजेंसी का नियुक्ति पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो बीमाकर्ता के द्वारा। बीमाकर्ता मतलब बीमा कंपनी के द्वारा।
प्रश्न 42, नवीनतम बीमा नियमों में क्या प्रतिबंधित नहीं है? पहला छूट, दूसरा मल्टी लेवल मार्केटिंग, तीसरा कमीशन बांटना, चौथा आयोग। तो प्रतिबंधित नहीं है आयोग। प्रश्न 43, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। बीमा अभिकर्ता को क्या नहीं करना चाहिए? पहला विकल्प, ग्राहक द्वारा पूछे जाने पर कमीशन के पैमाने को बता देना चाहिए। तो ये ग्राहक का अधिकार है कि वह पॉलिसी में कमीशन को जान सकता है, और अगर ग्राहक के द्वारा अगर पूछा जाता है तो एजेंट को यह बताना चाहिए। दूसरा, छूट के माध्यम से कमीशन का साझा करना। छूट के माध्यम से कमीशन का साझा करना एक अपराध है, इसलिए यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका सही जवाब होगा दूसरा। मांग पर उसके लाइसेंस को प्रकट करना चाहिए। अगर ग्राहक पूछता है कि भैया आपका वैलिड लाइसेंस देखे, तो बीमा एजेंट को, बीमा एडवाइजर को, इंश्योरेंस एडवाइजर को अपना लाइसेंस दिखाना होता है। चार्ज किए जाने वाले प्रीमियम का संकेत देना चाहिए। आपको कितना चार्ज लगेगा, कितना एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, कितना मॉर्टेलिटी चार्ज लगेगा, क्या लोडिंग लगेगी। अगर यह जानकारी कोई ग्राहक चाहता है तो बीमा एजेंट को यह बताने का अधिकार है, बताने का यह कर्तव्य है। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, एक अभिकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह बीमाकर्ता के प्रोस्पेक्टस के बारे में सभी प्रासंगिक तथ्यों को सूचित करे। बिल्कुल सत्य है ये। नामांकन का विवरण का सलाह दे, ये भी सत्य है। बीमाकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑफर दरें मूल ऑफर दरों से भिन्न होनी चाहिए, यह गलत जवाब है। दावा निपटारा में सहायता करना, यह भी एक अभिकर्ता का काम है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत बीमा व्यवसाय से संबंधित नहीं है? तो ESIC अधिनियम 1948 ये बीमा व्यवसाय से संबंधित है। ESGC अधिनियम ये भी बीमा व्यवसाय से संबंधित है। LIC अधिनियम 1956 जिसके तहत LIC का गठन किया गया, ये भी बीमा व्यवसाय से संबंधित है। इनकम टैक्स अधिनियम 1961 इसका बीमा व्यवसाय से कोई भी लेना देना नहीं है। तो विकल्प 4 जो है सही जवाब हो। प्रश्न 46, IRDA के नियम बीमाकर्ता के दायित्व को निर्धारित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? बिक्री के बिंदु के दर पर, पॉलिसी सर्विसिंग की ओर, खर्चों पर नियंत्रण की ओर, और ग्राहक संबंध प्रबंधन। तो IRDA का बीमाकर्ता के दायित्व को निर्धारित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ग्राहक संबंध प्रबंधन। इसके लिए IRDA बीमाकर्ता के दायित्व का निर्धारण नहीं करता है। बाकी सारे बिंदुओं पे कि ग्राहक क्या दर होगा, बिक्री दर क्या होगा, सर्विसिंग पहलू क्या होगा, आप खर्च कितना करेंगे, नियंत्रण करेंगे। लेकिन ग्राहक को के संबंध प्रबंधन के लिए कि भैया एक बार बीमा बेचने के बाद दोबारा उसको बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, इसका निर्धारण IRDA नहीं करती है। प्रश्न 47, बीमा एजेंट के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी बीमा एजेंट को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम मैट्रिकुलेट होना चाहिए, तो वो बीमा के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकता है। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा। प्रश्न 48, निम्न में से कौन एक से अधिक बीमा कंपनी या सामान्य बीमा कंपनी दोनों के साथ डील कर सकते हैं? प्रतिनिधित्व, सर्वेक्षक, समग्र अभिकर्ता, इनमें से कोई नहीं। प्रतिनिधि वो होता है जो रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं, एडवाइजर जिसको बोलते हैं, सर्वेक्षक ये, समग्र अभिकर्ता जिसको कंपोजिट एजेंट भी बोलते हैं, जो एक साथ लाइफ और हेल्थ दोनों का बीमा बेच सकते हैं, ऐसे अभिकर्ता को समग्र अभिकर्ता बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा। प्रश्न 49, एक बीमा एजेंट किस उत्पाद का प्रचार या बिक्री करता है? पॉलिसी का, म्यूचुअल फंड का, बीमा कंपनी की ओर से प्रीमियम स्वीकार करने का वादा और धन की भरपाई करने का आश्वासन, इनमें से कोई नहीं।
एक बीमा एजेंट किस उत्पाद का प्रचार व बिक्री करता है? तो पॉलिसी। दूसरा जवाब म्यूचुअल फंड का। तीसरा जवाब जो है, बीमा कंपनी की ओर से प्रीमियम स्वीकार करने का वादा और धन की भरपाई करने का आश्वासन। तो सही जवाब होगा तीसरा, कि बीमा कंपनी की ओर से प्रीमियम स्वीकार करने का वादा और धन की भरपाई करने का आश्वासन। IRDA के लिए बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1999 में बिल पारित किया गया मल्होत्रा समिति के द्वारा। मल्होत्रा समिति का गठन 1995 में किया गया था। बिल जो पारित किया गया 1999 में किया गया। IRDA काम 2000 से किया, है ना। तो सही जवाब जो होगा, बिल पारित होना कब से हुआ? 1999 से। लेकिन यही अगर सवाल होता कि IRDA वर्किंग कब से हुआ, कब से काम शुरुआत किया, तो इसका जवाब हो जाएगा 2000। धन्यवाद साथियों, आशा करते हैं कि ये 50 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी समस्या आने पर आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।